हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के अध्याय 3 भारत स्थिति एवं भौतिक विभाग पर चर्चा करेंगे। भारत की स्थिति से संबंधित जानकारी लेने के पूर्व हमें भारत से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी को समझना आवश्यक है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हमारा दूसरा नंबर है। और सबसे रोचक तथ्य तो ये है कि यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा एक देश है जहाँ पर जिसको सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने का अवसर प्राप्त है। यदि हम भारत के नामों की चर्चा करें तो भारत को कई सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें आर्यावर्त प्राचीन काल में मुख्य रूप से इसको आर्यावर्त के ही नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात इसको इंडिया के नाम से जाना जाने लगा और अंग्रेजों के पूर्व जब यहाँ पर तुर्कों का अफगानों का आक्रमण हुआ उस समय इसको हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो भारत को मुख्य रूप से आर्यावर्त मतलब किसानों का देश, इंडिया अंग्रेजों की देन, हिंदुस्तान तुर्क और अफगानों की देन के नाम से भी जाना जाता है। भारत की यदि हम व्यापारिक स्थिति की बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति के तहत जो ग्लोब में स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि इसमें व्यापार की असीम संभावनाएं पाई जाती हैं कि हम लगभग दुनिया के किसी भी देश से जल परिवहन के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और स्थल परिवहन के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसकी व्यापारिक स्थिति सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों के तहत किसी भी देश में आसानी से आवागमन की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। यदि हम भारत की ग्लोब पर स्थिति के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमें विश्व के मानचित्र में देखने पर यह दिखाई देगा कि ये पूरे विश्व का मानचित्र है, ये ग्लोब में से लिया गया है। तो आप देखेंगे ये एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप के नीचे कलर ये भरा हुआ है, ये आपका देश इंडिया है। तो सबसे पहले मानचित्र में या ग्लोब में किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। ग्लोब हो या मानचित्र हो, हमेशा ही राइट हैंड साइड पूर्व दिशा होती है और बाएं ओर लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम दिशा होती है। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर हमेशा दक्षिण दिशा होती है। यदि हम इस चित्र को देखें तो पाएंगे भारत एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप को यदि हम देखें तो भारत इसके नीचे की साइड है, अर्थात भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण में है। अब चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, तो जब हम ग्लोब को 2 भागों में बांटेंगे बीच में से, ये रेड कलर से जो भूमध्य रेखा है इसके चूंकि ऊपर उत्तर होती है इसलिए रेड कलर से लेकर ऊपर साइड तक का ये पूरा भूभाग जो है उत्तर साइड का आधा गोला अर्थात उत्तरी गोलार्ध। और यदि हम इसके अपोजिट में बात करेंगे तो ये नीचे आपकी दक्षिण दिशा है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे का समस्त भूभाग ये जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और दुनिया के लगभग ज़्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। यदि हम भारत की स्थिति के बारे में और जानें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप की दक्षिण में है। अब भारत चूंकि 3 ओर से समुद्र से लगा हुआ है तो भारत के ये जो नीचे वाला भाग है, ये आप ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है ये पानी का संकेत है। मतलब ग्लोब में या मानचित्र में रंगों का विशेष महत्व होता है। ब्लू कलर जो होता है, नीला रंग, वो पानी के लिए प्रदर्शित करने वाला रंग है। तो यदि ये आप देखेंगे भारत के दाईं ओर, मतलब ये पूर्व में, तो ये जो आपको ये सी आकृति बन रही है, सी,
ये खाड़ी है। चूंकि यहाँ पर बंगाल प्रांत है इसलिए इसका नाम बंगाल की खाड़ी है। भूगोल में स्थलाकृतियों के लिए कुछ विशेष पारिभाषिक शब्द हैं, उसमें एक खाड़ी भी होता है। खाड़ी अर्थात एक ऐसा भूभाग जिसको स्थल द्वारा या पानी को स्थल द्वारा तीन ओर से घेरे जाने वाला क्षेत्र, जहाँ पर सी टाइप की आकृति बन रही हो, और ऐसा क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अरब कंट्रीज हैं, इसलिए ये पूरा आपका अरेबियन सी या अरब सागर कहलाता है। तो ये पूरा पोर्शन भी अरब सागर है। यदि हम इसके दक्षिण में बात करें तो ये हिंद महासागर है, अर्थात भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसकी व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। अब यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हमें ग्लोब पर रेखाओं को समझना आवश्यक है। चूँकि ये पृथ्वी का नमूना जिसको हम ग्लोब कहते हैं, यदि हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें बीच में से, तो ये भूमध्य रेखा जो कि आड़ी रेखा है, इसके ऊपर ये भी आड़ी रेखा है, ये भी आड़ी रेखा है, और ऊपर ऐसी लगभग आपकी 90, मतलब सेंटर पॉइंट में से आपने डिवाइड किया तो 0 डिग्री, और इसके ऊपर लगभग 90 आड़ी रेखाएं हैं। आ से आप आ इंडिकेट करेंगे तो आ मतलब आड़ी, और आ से ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात ये 90 आपकी ऊपर हैं और ये भूमध्य रेखा से 90 ही आपकी नीची हैं। मतलब यदि हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 0 डिग्री के ऊपर 90 हैं और 0 डिग्री के नीचे भी 90 हैं, और सभी का नाम अक्षांश है। लेकिन कौन सी अक्षांश रेखा उत्तर में है, कौन सी किस गोलार्ध में, इसके लिए हम गोलार्ध का उपयोग करेंगे। क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर की सभी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की कहलाएंगी, मतलब उत्तरी अक्षांश की रेखाएं, और भूमध्य रेखा की दक्षिण तरफ की पूरी अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब भूमध्य रेखा को आपने 0 डिग्री नाम दिया, और जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर आएंगे तो ये पहली रेखा जो भारत को दक्षिण से टच कर रही है, इसका नंबर है 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे ही हम इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये लास्ट पॉइंट जो है जो भारत को टच कर रहा है, इस रेखा का नंबर है 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 37 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब भूमध्य रेखा से 8 डिग्री दूर हमारा भारत स्थित है, जिसका लास्ट छोर पश्चिम है, दक्षिण है, सॉरी। तो 0 डिग्री से कितना दूर, 8 डिग्री। अब ये 8 डिग्री कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए भूमध्य रेखा का ये आपका सेंटर पॉइंट है, केंद्र, और यहाँ से आप एक एंगल बनाएंगे। ये जो आपकी अक्षांश रेखा जा रही है, तो यहाँ से जो एक एंगल बनेगा वो आपका 8 डिग्री का बनेगा, और ऊपर वाला पॉइंट ये आप बनाएंगे तो ये लगभग आपका 37 डिग्री के आसपास बनेगा। मतलब भूमध्य रेखा से इनकी कोणिक दूरी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। यदि हम देशांतरीय रेखाओं की बात करें या भारत का देशांतरीय विस्तार करें तो पूरे ग्लोब में वे रेखाएं जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। सबसे पहले हमने एक 0 डिग्री की रेखा मान ली, जो ग्रीनविच रेखा जिसको नाम दिया गया, और इसका ग्रीनविच नाम इसलिए दिया गया कि यह इंग्लैंड के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से निकली हुई है। अब इसमें भी वही कंडीशन है, ये ग्रीन कलर की जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही ये पूर्व दिशा में है, इसलिए ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगी, और ये जो आपको लगभग ऑरेंज कलर की ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं खड़े में, ये पश्चिम साइड की ओर हैं, इसलिए ये सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। चूँकि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में भारत है तो ये दोनों ही रेखाओं की गणना हम पूर्वी देशांतर में करेंगे। जैसे ही हम 0 डिग्री से बढ़ेंगे तो ये ग्रीन रेखा जो भारत को पश्चिम में टच कर रही है, इसका जो डिग्री है वह है 68 डिग्री 7 मिनट, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट से जैसे ही हम पूर्व की ओर जाएंगे तो ये आपका लास्ट छोर है जो भारत को पूर्व में टच कर रहा है, इसका नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट। अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और देशांतरीय विस्तार के बाद अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो दुनिया के तमाम देशों की लोकेशन
ऐसे ही अक्षांश रेखाओं के और देशांतर रेखाओं के माध्यम से की जाती है कि कहीं वो कौन कौन सी रेखाएं जो उस देश को चारों ही तरफ से क्रॉस कर रही हैं या उसको छू कर जा रही हैं। आड़े में यदि वो छू रही हैं दोनों सिरों को तो वो अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। यदि वो खड़े में उसको दोनों ही तरफ से छू रही हैं, टच करती हुई जा रही हैं, तो वो उस देश का देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। अब हो सकता है कोई ऐसी रेखा भी हो जो भारत को बिल्कुल सेंटर में से काट रही हो, बिल्कुल है, उसका नंबर है 23.5 डिग्री और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, और ये बड़ी महत्वपूर्ण रेखा भी मानी गई है। ये भारत को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इसका दक्षिण वाला भाग समुद्र को टच कर रहा है और उत्तर वाला भाग जो है वो कई देशों से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ के मौसम में भी विभिन्नता पाई जाती है। सेम यदि हम 23.5 डिग्री की बात करें तो 23.5 आपको नीचे भी मिलेगी, क्योंकि 0 डिग्री से आपको 90 तक ऊपर जाना है और यहाँ 0 डिग्री से आपको नीचे भी ऊपर आना है। लेकिन जो ऊपर की ओर आएंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी और जो नीचे की ओर जाएंगी वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। दक्षिणी अक्षांश में या दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है वो मकर रेखा है। अब इन दोनों ही रेखाओं का बड़ा महत्व है, चूंकि क्या होता है हमारी पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो 6 महीने बाद इसकी स्थिति बदल जाती है कि 6 महीने में सूर्य आपका, चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और फिर 6 महीने बाद सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं। तो वो डेट हमें याद होना चाहिए। 21 मार्च एक ऐसी तारीख है जहाँ पर सूर्य लंबवत पृथ्वी पर चमकता है, अर्थात उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जैसे ही मार्च से 3 महीने बढ़ते हैं तो हमारी पृथ्वी झुक जाती है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पहुँचने लगती हैं और 23 जून तक उसकी कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं। 23 जून के बाद फिर 3 महीने बाद स्थिति लगभग पृथ्वी सीधी हो जाती है और 23 सितंबर को फिर पुनः कर्क भूमध्य रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं। फिर जैसे ही सितंबर के बाद महीने आगे बढ़ते हैं तो धीरे 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 पृथ्वी अपनी गति करती जाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती जाती है और उसका जो दक्षिण साइड का हिस्सा है वो आगे की ओर झुक जाता है, मतलब सूर्य के नज़दीक हो जाता है। तो सूर्य की लंबवत किरणें जो है 22 सितंबर को मकर रेखा या दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। एक रोचक तथ्य तो ये है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात समान हो जाते हैं। लेकिन 21 जून और 23 दिसंबर को ये कंडीशन नहीं बनती। 21 जून को सूर्य की किरणें यदि उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, कर्क रेखा पर चूंकि उसकी लंबवत स्थिति होती है तो यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और इसका अपोजिट कर दीजिए आप, यहाँ पर दिन छोटे हो जाते हैं। मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति होती है तो यहाँ पर दिन बड़े और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं। किसी भी गोलार्ध में जब दिन बड़े होंगे तो उसी गोलार्ध में रातें छोटी हो जाएंगी। जस्ट अपोजिट, जिस गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होगी वहाँ पर दिन बड़े और अगले गोलार्ध में उसके अपोजिट में दिन छोटे हो जाते हैं। तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद कर्क रेखा की स्थिति। अब भारत की हम लंबाई और चौड़ाई से संबंधित यदि नंबर्स लें तो भारत को मापने पर, मतलब यह कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, यदि हम इसको उत्तर से लेकर और दक्षिण तक सीधा ही मेजर करें, इसको मापें, तो ये लगभग आपका 3214 किलोमीटर लंबा होगा। यदि हम चौड़ाई लें तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक यदि हम इसकी लेंथ निकालें तो ये लगभग 2933 किलोमीटर होगी। यदि हम लंबाई और चौड़ाई को आधार माने तो लगभग भारत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक नवीन आंकड़े प्राप्त होंगे जिसको हम भारत का क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, और भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम भारत की विस्तार के बारे में बात करें कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो ये लंबाई हो गई। अब हम राज्यों की स्थिति भी देख लेते हैं कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात आपका पश्चिम में, अर्थात पश्चिम में गुजरात। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये इसकी चौड़ाई जो लगभग 2933 किलोमीटर। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो गुजरात से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु तक ये इसकी
लंबाई है जो लगभग 3214 किलोमीटर मानी जाएगी। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चूँकि भारत एक बहुत विशाल देश है, यदि हम इस ग्लोब को देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, ये आपको जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये विभिन्न प्रकार के देश हैं। यदि हम देशों की स्थिति देखें तो भारत से लगभग इसके उत्तर में, क्योंकि जो भी उत्तर में होगा वो उत्तरी दिशा में कहलाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर मतलब उत्तर, आप इसको ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं। ऊपर की ओर या उत्तर की ओर नेपाल, नेपाल से लगा हुआ तिब्बत और आपका चाइना, चीन, और यहाँ पे सिक्किम के पास भूटान है। ये हमारे उत्तरी दिशा से भारत की सीमा को छूने वाले देश हैं पूर्व की साइड में। यदि हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो लगभग आपका ये पाकिस्तान और इसके ऊपर है अफगानिस्तान। इसके बाद दक्षिण में एक ही देश है हमारा जो नज़दीकी है, उसका नाम है श्रीलंका, और यहाँ पर पूर्व की ओर बांग्लादेश, और जैसे ही हम इससे जाएंगे तो म्यांमार या बर्मा। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थिति और सामान्य परिचय के बाद, चूँकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यहाँ की जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब हम भारत की जो क्षेत्रफल के आधार पर इसकी सीमाएं देखते हैं, तो सीमाओं के लिए ऐसी कितने किलोमीटर का क्षेत्र है जो समुद्र को छू रहा है और कितने किलोमीटर का क्षेत्र है जो अन्य देशों को छू रहा है। तो जो समुद्र को या जल को छू रहा है वो जल रेखा या जल तट रेखा कहलाएगी। भारत के गुजरात पश्चिम दिशा में, या पश्चिम में गुजरात से लेकर ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे ये आपका बंगाल तक, यहाँ तक भारत की तट रेखा को यदि मापा जाए तो ये लगभग 7516 किलोमीटर। और यदि हम अंडमान निकोबार की ओर जोड़ दें और लक्षद्वीप की तटरेखा को और जोड़ दें तो भारत की लंबाई तटरेखा की लगभग 7600 किलोमीटर। यदि हम स्थल रेखा की बात करें तो ये गुजरात के ऊपर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे 7 बहनों वाले राज्य आपके, और पश्चिम बंगाल तक। तो ये स्थल रेखा कहलाएगी जो अन्य देशों को छू रही है, और इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत के सामान्य परिचय स्थिति जानने के बाद भारत की प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके पहले हमें भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तट और कुछ खाड़ियाँ, इनसे संबंधित जानकारी भी देखना है। स्थल रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर, तटरेखा 7,600, पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कहलाता है। अब ये क्या है? ये आपका जो पूर्व साइड की दिशा, ये समुद्र को छू रहा है, ये पूर्वी तट कहलाता है, और ये आपका जो पश्चिम साइड का है, ये अरब सागर को टच कर रहा है, ये पश्चिमी तट कहलाएगा। अब इसमें एक तो ये आपके लिखा है बंगाल की खाड़ी, तो इसका नाम बंगाल की खाड़ी क्यों है? बंगाल की खाड़ी चूँकि ये बंगाल प्रांत कहलाता है आपका, और ये एक अंग्रेजी की सी की आकृति बन रही है, अर्थात एक ऐसी आकृति जो पानी को तीन ओर से घेरे या उसको टच करे, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तो भारतीय सीमा पर बनने वाली जो खाड़ियाँ हैं, नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, और एक सी ये आपकी बन रही है, ये यहाँ पर, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, और एक सी आपकी ये बन रही है, ये है आपकी कच्छ की खाड़ी, और एक सी ये खंबात की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच ये एक लिखा हुआ पाक जल डमरू मध्य जल संधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो भारत की तटरेखा में बनने वाली खाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। यदि हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो संसार में भारत 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से है, और अब क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये कुल विश्व का लगभग 2.42% भूभाग अपने अंदर समाहित है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। इसमें कुल राज्य वर्तमान में 28 हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है,
और सबसे छोटा राज्य गोवा है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप। वर्तमान में भारत में कुल जिले 739 हैं। उत्तर पूरब के राज्य को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब ये उत्तर पूरब के राज्य क्या है, तो ये भारत के जो पूर्व साइड के जो आपके ये देश दिखाई दे रहे हैं, और ये लगभग आपके उत्तर में भी है, तो ये सभी जो राज्य हैं ये उत्तर पूरब के राज्य कहलाते हैं। और यदि आप इनको काउंट करेंगे तो ये आप इनकी संख्या लगभग 7 होगी, और इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़े से ही भूभाग से भारत से जुड़े हुए हैं। वैसे एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ मतलब उत्तर की ओर भूटान है, तो एक थोड़ी सी सीमा इनको टच करता ही है, नहीं तो लगता ऐसा है कि ये भारत देश से लगभग अलग हैं, बाकी वो हैं भारत के हिस्से ही। अब हम भारत की सामान्य जानकारी, भारत की स्थिति के बाद हम भारत के भौतिक विभागों पर चर्चा करेंगे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये भारत का मानचित्र है। तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दाएं तरफ पूर्व दिशा होती है, बाएं तरफ पश्चिम होती है, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। तो भारत की ये 4 दिशाएं हैं। अब आप इसमें विभिन्न प्रकार के रंग भरे हुए दिख रहे होंगे, ये विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक प्रदेश हैं। यदि हम ऊपर या उत्तर से बात करें तो नंबर 1 उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, जो पर्पल कलर का भरा हुआ है। उसके बाद यदि हम जैसे ही इसके दक्षिण में जाएंगे तो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उत्तर का विशाल मैदान। यदि हम इसके दक्षिण में जाएंगे तो ये चॉकलेटी कलर में आपको एक ट्रायंगल जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी, ये प्रायद्वीपीय पठार है। वैसे प्रायद्वीप का मतलब ही होता है ट्रायंगल, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 3 ओर से जल से छू रहा हो, तभी वह प्रायद्वीप कहलाएगा। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के लिए हम पूर्व में और पश्चिम में देखें तो ग्रीन कलर का ये भाग भरा हुआ है, ये कहलाता है तटीय प्रदेश। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व तरफ का पूर्वी तट और पश्चिम दिशा का पश्चिमी तट। इसके बाद ये आपके अरेबियन सी, अरब सागर में छोटे छोटे डॉट हैं, जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप हैं, टापू हैं, इनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और ये हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सबसे बड़ा है आकार क्षेत्रफल में, और ये सबसे छोटा है। तो भारत की यदि भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले हिमालय पर्वत की लोकेशन हमें मानचित्र में बहुत आसानी से दिखाई दे रही है। यदि इसके सामान्य परिचय की बात की जाए तो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। यह एक अर्धवृत्त के रूप में है जो भारत की उत्तरी सीमा को छू रहा है, उत्तरी सीमा में स्थित है। नंबर 2, इसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? नवीन मतलब नया और बलित मतलब बना हुआ, अर्थात यह पर्वत नवीन बना हुआ है और अभी भी यह धीरे धीरे बन रहा है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्रतिवर्ष इसकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी गई है, जिसमें संसार की सबसे ऊंची चोटियां इसी में है। यह एक अर्धवृत्त में है या धनुष आकार में है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह पूर्व में, ये उत्तर पश्चिम से लेकर और पूर्वी की ओर लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम चौड़ाई की बात करें तो यह लगभग 400 किलोमीटर से लेकर और 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। अब 400 और 500 में या 400 से लेकर 150 का क्या अर्थ है? तो ये आपको जो उत्तर में भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ पर सकरा है। मतलब पश्चिम साइड इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्व साइड इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है।
इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। मानचित्र में देखने पर यदि आपको ये पर्पल कलर दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 समानांतर श्रेणियां हैं इस टाइप से। महान या आंतरिक हिमालय, इससे लगी हुई है मध्य हिमालय, और आखिरी का जो भूभाग है, क्षेत्र है, वो शिवालिक श्रेणी, जिसका ज़्यादातर भाग भारत में है। तो हमें इन तीनों का ही अध्ययन करना है, जो हिमालय का अध्ययन कहलाता है। महान या आंतरिक हिमालय सबसे उत्तर में है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, अर्थात 6 किलोमीटर। इसका जो आंतरिक भाग बना हुआ है वह ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है और इस पर ज़्यादातर बर्फ ढकी रहती है। संसार की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर इसी पर है। कंचनजंगा 8598 मीटर, अर्थात लगभग 8.5 किलोमीटर इसी में है, जो भारत की है। उसके बाद मध्य या हिमाचल हिमालय जो उसके दक्षिण में है, इसकी ऊंचाई 6000 से कम है। चूँकि सबसे जो उत्तर का भाग है उसके बाद यह सीढ़ियों के रूप में आप समझ लीजिए कि महान या आंतरिक हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक, उससे कम मध्य हिमालय की, और आखिरी में शिवालिक की उससे भी कम। तो मध्य हिमाचल हिमालय इसका नाम इसलिए कि ये मध्य में है, हिमाचल इसलिए कि हिमाचल प्रदेश में इसका कुछ भूभाग या ज़्यादातर भूभाग हिमाचल प्रदेश में। ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, अर्थात 3.5 किलोमीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका जो आंतरिक भाग है, मतलब इस पर बर्फ तो ढकी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो चट्टान है वो क्वार्टजाइट और स्लेट की बनी हुई है। इसमें पर्यटन स्थलों की अधिकता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, धौलाधर, महाभारत, ये श्रृंखलाओं के नाम है, धौलाधर और महाभारत। बाकी पर्यटन स्थल इसके शिमला, मसूरी, ये इसके पर्यटन स्थल हैं। शिवालिक श्रेणी इसके अंतिम विस्तार है, जो बिल्कुल दक्षिण में है, जिसका ज़्यादातर भूभाग भारत में ही है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर, अर्थात 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 50, मतलब कहीं पर कम है और कहीं पर ज़्यादा है। इसके अंदर अपसादी शैलें हैं। अपसादी शैलों का मतलब होता है ऐसी चट्टानें जो विभिन्न प्रकार के अवशेषों के एक जगह पर इकट्ठा होने से बनी हुई होती हैं। ऐसी चट्टानों को अपसादी शैल या अपसादी चट्टान कहा जाता है। इस शिवालिक श्रेणी में सबसे ज़्यादा दून घाटियाँ, दून घाटी मतलब होता है यू आकार की घाटी, इस टाइप की इसमें घाटियाँ हैं। यदि हम हिमालय को प्रादेशिक नामों से जानें, मतलब हिमालय चूँकि 2400 किलोमीटर लंबा है और स्थान स्थान पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलुज नदी तक के बीच के हिमालय को पंजाब, सतलुज से काली कुमायूं, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता, और असम तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। यदि हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सतलज, काली, तिस्ता और ये आपकी ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका जो स्थान है ये आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं, सतलुज से काली ये वाला हिस्सा, नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तिस्ता तक का भूभाग, और आखिरी में आपका असम हिमालय जो तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। लगभग संसार की सबसे ऊंची चोटियां इसमें बनी हुई हैं। अब हिमालय को पार करके यदि आपको उस साइड जाना है, चूँकि बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो इसमें गेट बने हुए हैं जिसको हम अपनी भाषा में गेट या दरवाजे के नाम से जान सकते हैं, और इनके लिए भौगोलिक नाम दर्रा कहलाता है। तो ये एस टाइप की आकृति जो आप देखेंगे वो भारत के दर्रे हैं जो हिमालय में बने हुए हैं। ये सिपकिला, बोमडीला, नाथुला, ये आपका सिपकिला है, जोजिला, ये दर्रे हैं जिनको पार करके हम लोग हिमालय को क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हैं। हिमालय का महत्व,
चूंकि हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई को घेरे हुए है, बर्फ से ढका हुआ है, तो ये हमें कौन कौन से फायदे या लाभ पहुंचाता है। नंबर 1, हिमालय की स्थिति भारत के उत्तर में है, अर्थात यह हमें उत्तर में विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली और इस यहाँ पर रूस के ये साइबेरियन इलाका है, यहाँ से आने वाली अति शीतल ठंडी पवनों को रोककर भी, यहाँ पर हिमालय की स्थिति, जब यहाँ से जो आपकी पवनें आती हैं तो ये उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब भारत में प्रवेश करने से रोकता है। नंबर 2, चूंकि हिमालय पर बर्फ है, बर्फ के पिघलने से विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी नदियाँ 12 महीने 12मासी नदियाँ भारत में प्रभावित होती रहती है, जिसके कारण उत्तरी भारत में जल की कमी प्रायः नहीं आती। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, खनिज पदार्थ हिमालय की देन है। भारत में वर्षा का जो मुख्य साधन है वो मानसूनी पवनें हैं, और मानसूनी पवनें जब भारत में प्रवेश करती हैं तो हिमालय से टकराकर भारत में ही वर्षा कर देती हैं, और भारत की अधिकांश उत्तरी भूभाग में बारिश की और जल की हमें प्राप्ति होती है। तो आज हमने भारत सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति और भारत के भौतिक विभागों के नाम में हमने पहला उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश जो कि भारत की उत्तर दिशा में है उसके बारे में हमने जाना, उसके 3 प्रकारों के बारे में भी जाना। अगले वीडियो में भारत के शेष 4 बचे भौतिक भूभाग, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।